एवरीवन, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी वैसा क्वेश्चन जिसमें जो सारे एक्टिविटीज हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग कि ये सारे एक्टिविटीज हैं जिससे कैश का फ्लो होता है। जैसे पहला पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर पढ़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर पढ़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबको अलग अलग सेपरेटली पढ़ा, सबको सेपरेटली समझा, सब सेपरेटली सीखा। अब ऐसा सवाल बनाते हैं, ऐसा सवाल में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे जिसमें कि ये सारे एक्टिविटीज एक ही सवाल में हो। इस तरह के सवाल बनाते हैं। तो शुरू जो करते हैं तो ऐसे सवाल से जिसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर एक दो सवाल बनाते हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें वैसे सारे सवाल होंगे जिसमें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही है तीनों एक्टिविटी से एक साथ ही, जिसमें कि तीनों ही एक्टिविटी हो, साथ में उसमें एडजस्टमेंट्स मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ होंगे। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अभी हम लोग जो बनाएंगे बिल्कुल सिंपल, जिसमें कि तीनों ही एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन एक ही सवाल में होना है, पर उसमें कोई तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इस सवाल से। तो सवाल है, सबसे पहले देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख, कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2021 यानी बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, फिर कैश बैलेंस है 31 मार्च 2022 को मतलब एंड ऑफ द ईयर 2,70,000, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है 10,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 80,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2,20,000 और रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर ये कितना है? तो ये है 4 लाख। ठीक है, तो देखते हैं इसका बनाते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई ना। यहां पे 2 कॉलम खींच लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जिस कंपनी का, जिस फर्म का नाम रहेगा वो लिख देंगे, और उसके बाद में एज ऑन यहां पे डेट डाल देंगे, किस डेट को हम वो एज ऑन वो जो डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे, है ना। इस तरह से बना लेंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो फर्म है उसका नाम, एज ऑन जिस डेट को बन रहा है वो डेट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कॉलम है पर्टिकुलर्स का, फिर ये अमाउंट का 2 कॉलम, है ना। तो शुरू करते हैं कौन सी एक्टिविटी से। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी से कैलकुलेट करेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इसके बाद इन्वेस्टिंग से, फिर फाइनेंसिंग से। ये ऑर्डर रहेगा, इसी क्रम में करना है, यही सीक्वेंस रहेगा कैलकुलेट करने का। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन, उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, उसके बाद फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना है ये? तो ये है कितना, 2 लाख। इसे यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट में नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ना है और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को घटाना है। अब ये नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं, ये सारा मैंने शुरू के वीडियो में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन के बारे में बताया उस समय सब कुछ बताया था। तो वो सारा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और जब ये कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का आप कर रहे हैं तो शुरू से जो बेसिक बताया गया उस चैप्टर का, वहां से सारे वीडियोस देखना चाहिए। तो यहां पे जो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मात्र एक है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट का, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट।
ठीक है। और कुछ भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, और ना ही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें है सवाल में। तो इसे जोड़ लेंगे कितना, 10,000। इस 10,000 को जोड़ेंगे जाकर 10,000, ये 10,000 जोड़ दिया है ना, ये 10,000 को जाकर जोड़ दिया तो हो गया 2,10,000। मतलब ये कॉलम है जिसमें सारा डिटेल में होता है, फिर उसको एक साथ जोड़कर इकट्ठा यहाँ लाकर जोड़ या घटा लेते हैं ना। तो यहाँ मात्र एक ही था 10,000, तो इसे जाकर यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ने वाला आइटम था और कुछ है नहीं। तो जब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट हो जाता है तो जो निकल कर आता है वो निकलता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC लिख देते हैं, चेंजेज। ये निकल कर आया 2,10,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो क्या है, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे। और घटाएंगे क्या, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो उसे घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। तो वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो भाई करंट एसेट्स में है क्या या करंट लायबिलिटी में, तो ये इन्वेंट्री डिक्रीज कर रहा है, करंट एसेट्स से ये डिक्रीज कर रहा है, इसे जोड़ेंगे। एड डिक्रीज इन इन्वेंटरी, इसे जोड़ेंगे। अच्छा, और दूसरा क्या है, ट्रेड पेएबल, ये भी ये डिक्रीज कर रहा है, और ये ट्रेड पेएबल है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बोला, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है तो इसे भी तो जोड़ना ही है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, मतलब दोनों जोड़ने वाला ही आया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के एडजस्टमेंट में। इन्वेंटरी डिक्रीज कर रहा था, करंट एसेट्स था डिक्रीज कर रहा था, इसलिए जोड़ा हमने। और लायबिलिटी ट्रेड पेएबल बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, इसलिए जोड़ा हमने। कितना कितना, तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी 50,000 और इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 80,000, इसे जोड़ा। तो ये दोनों जोड़कर कितना, 1,30,000। 1 लाख कितना हुआ, 1,30,000, ठीक है। इसे यहां पे लिखना थोड़ा नीचे करके, कितना आया, 1,30,000। इसे जोड़ लिया इसके साथ में, तो कितना हो गया, 3,40,000। 2,10,000 प्लस 1,30,000, ये हुआ अब हमारा। अगर टैक्स रहता है इसमें तो इसमें क्या करते हैं, वो टैक्स पेड को घटाया जाता है, पर वो तो है नहीं। अब तो ये जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकला, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और ये अगर माइनस में आता, नेगेटिव आता, तो होता नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। पर ये तो पॉजिटिव है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आते हैं इसके बाद भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है सेकंड में। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है भाई, फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना और बेचना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में, सीधा फिक्स्ड एसेट्स ही लिखा हुआ है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट बेचा। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा तो रुपया आएगा, यानी कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने में बेचा, तो बेचा है 2,20,000 में, तो 2,20,000 रुपया आया, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ना परचेज सेल कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैश आया, तो हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कितना 2,20,000, ये भी जुड़ेगा इसलिए खुला छोड़ते हैं, जो घटेगा उसे ब्रैकेट में रखते हैं ना। अब तीसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, अब करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या सारा आता है, तो सारे वैसे एक्टिविटी जो बिजनेस में जो फर्म के लोन और कैपिटल के साइज को आकार के चेंज कर दे, बदल दे, मतलब सीधा शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, या लोन लेना, लोन लौटाना, शेयर को रिडीम करना, ये सारा जो होता है ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे है भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, तो ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 10% डिबेंचर को रिडीम किया, मतलब उन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस किया, तो ये कैश का आउटफ्लो है। तो यहां पे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, कितना 4 लाख, और कुछ नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और कुछ ऐसा नहीं है जब से जहां शेयर इशू हुआ या डिवेंचर इशू हुआ है या लोन लिया गया या लोन लौटाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई भी आइटम इसमें अब नहीं है। तो ये हो गया रिडम्पशन, तो ये तो भाई निगेटिव है ना, इससे तो घटाना है, ठीक है। पैसा गया डिवेंचर को रिडीम करने में, तो हो गया ये कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो कैश आया है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग में भी कैश का फ्लो हुआ, आया पैसा 2,20,000, पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ये तीनों जो है 340 प्लस 220 कितना हो गया, ये तो जोड़ देंगे 5,60,000। अब इस 5,60,000 में से 4 लाख को डिडक्ट किया, ये माइनस होना है ना, 560 इसे जोड़ा और इसमें से इसे जोड़ डिडक्ट किया, तो 560 में 4 लाख घट गया, तो कितना बचा 1,60,000, ये प्लस में आएगा। इसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट, थोड़ा ऊपर से लिख दें क्या यार, ठीक है, यहां से लिख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड, ठीक है। इतना कैश और कैश का इक्विवेलेंट जनरेट हुआ, कितना 1,60,000। अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सही है या गलत है, इससे पता चल जाएगा कि इस ये जो बैलेंस है इसमें ओपनिंग वाला कैश जोड़ेंगे तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाना चाहिए। अगर आ जा रहा है तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना वो सही है, नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो भाई अब इसमें करेंगे, ये जो ओपनिंग कैश का बैलेंस है 1,421 को ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, कितना है वो, तो वो है 1,10,000। इससे जोड़ा तो हमें जोड़ के कितना मिलेगा, 1,60 प्लस 1,10,000, 2,70,000, ठीक है। तो ये हाँ मिल गया, 1,10 जोड़ा तो ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है 31 मार्च 2022 को 2,70,000 ये मिल गया, यानी हमारा सही सही बना है। तो ये जो हुआ इसे लिखेंगे कैश बैलेंस एट दी एंड 2,70,000, ये बन गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये एक बनाया, एक और सवाल बनाते हैं उसमें भी बगैर एडजस्टमेंट के, बगैर एडिशनल इंफॉर्मेशन का एक सवाल वो बनाते हैं हम लोग। देखते हैं ये दूसरा सवाल, बैलेंस शीट दिया हुआ है और इससे हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख शुरू में 31 मार्च 21 को, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में 5,50,000,
ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट पहले 50,000 था, अब वो 75,000 हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी में मॉर्गेज लोन है जो पहले नहीं था, अब 20,000 है लोन करंट एंड ऑफ द ईयर। और करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेएबल शुरू में 30,000, फिर एंड में है 20,000। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 2,50,000 और वो 2,50,000 रही, एंड में भी है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। और इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 लाख, फिर 1,25,000 हो गया वो। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 75,000, फिर 70,000 हो गया घटकर। ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000 था, बढ़कर फिर 1,70,000 हो गया। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 30,000, फिर एंड ऑफ द ईयर 50,000। ये है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना तीनों ही एक्टिविटी से करना है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो बैलेंस शीट जब इस तरह से रहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो भाई क्या चाहिए, तो प्रॉफिट और जो सारे डेप्रिसिएशन, नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम जो हैं उनका एडजस्टमेंट, और उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी और ये करंट एसेट्स। फाइनेंसिंग में क्या चाहिए, तो जितने भी सारे लॉन्ग टर्म लोन है और शेयर है ना, आइदर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या डिबेंचर, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, तो सारे फिक्स्ड एसेट्स, यानी बैलेंस शीट में से अगर निकालें तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होना है, फिक्स्ड एसेट्स का काम फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होना है, और फिक्स्ड लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब का काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग करते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे फर्म का नाम जिसका बना रहे हैं, और यहाँ पे डेट एज ऑन, जो भी डेट रहे वो डेट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए। तो भाई ये प्रॉफिट का बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस शुरू में 50,000 था, एंड ऑफ द ईयर 75,000, यानी पिछले साल ये 50,000 का प्रॉफिट था, अब ये 75,000 का है। तो भाई करंट ईयर में कितना 25,000 कमाया, तभी ना 50,000 का प्रॉफिट अब 75,000 हो गया। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकला, तो जो करंट ईयर में उससे प्रीवियस ईयर वाला प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया, 75,000 माइनस 50,000, तो निकल करके आ गया नेट प्रॉफिट 25,000। और इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, नन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं, पर यहाँ पे नन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब सीधा क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है। तो करंट लायबिलिटी से ले लेते हैं ट्रेड पेएबल। करंट लायबिलिटी का क्या है, करंट एसेट्स, और अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या, करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमारा घट रहा है तो घटाएंगे, तो लेस करेंगे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। कितना घट रहा है भाई, तो 30 से 20 हो गया 10,000, ये घटेगा। और अब ये करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं रहा, करंट एसेट्स में आता है इन्वेंट्रीज। 75 से 70 हो गया। करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो जोड़ेंगे, तो यहां ऐड में रखते हैं, ऐड डिक्रीज इन इन्वेंटरीज। कितना घटा है, तो 75,000 से 70,000 हो गया, 5,000 घटा है। जैसे जोड़ना है
जोड़ने वालों को खुला छोड़ते हैं। उसके बाद में है ट्रेड रिसीवेबल, ये बढ़ गया है, घटाएंगे। करंट एसेट बढ़ रहा है तो घटाएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना इंक्रीज किया है? तो 45,000, 45,000, इसे घटाना है। और उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का काम हो गया। तो ये जा करके यहाँ पे जोड़ देना है 5,000, ठीक है। तो ये हो गया 30,000, ठीक है। ये इन्वेंट्री जो इसे जोड़ दिया, और ये जो दोनों घट रही है, इसे जो घटाना है इसे जोड़ लेंगे। 45 10 55,000, ये घटेगा। घटने के बाद में कितना आया? माइनस में आया 25,000, है ना, निगेटिव आया। 55,000 निगेटिव है, 30,000 पॉजिटिव है, तो घटा करके माइनस में ही आएगा। ये हो गया हमारा कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बताया था मैंने? अगर पॉजिटिव आ रहा तो कैश फ्लो हो रहा है, और निगेटिव आ रहा तो कैश यूज हो रहा है। अब हम लोग करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है भाई? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना और बेचना, खरीदा गया या बेचा गया वो देखना है। तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट तो 2.5 लाख का 2.5 लाख रहा, कोई चेंज नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है शुरू में 1 लाख था, अब 1,25,000 हो गया। तो कैसे हुआ? बढ़ा कैसे? खरीदा तो बढ़ा। तो ये कैश आउटफ्लो है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सॉरी इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? तो 1 लाख से 1,25,000 हुआ, मतलब 25,000 का खरीदा गया। तो यहां भी क्या हो रहा है? और तो फिक्स्ड एसेट्स कुछ है नहीं, तो ये भी निगेटिव आया, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग में भी कैश यूज हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ है ज्यादा, और इन्वेस्टिंग में भी कैश यूज हुआ। अब तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या आता है भाई? इसमें शेयर का इश्यू, शेयर का रिडेम्पशन, डिवेंचर का इश्यू, डिवेंचर का रिडेम्पशन, लोन लेना, लोन चुकाना, ये सारा आता है फाइनेंसिंग में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 5,50,000 हुआ, तो नया शेयर इश्यू किया गया, इससे पैसा आया है, तो लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना? 50,000। और इसके बाद में क्या है? बस यही है ना। हाँ, लोन, मॉर्गेज लोन है, ये नहीं था, अभी है 20,000 का, तो लोन लिया तब ना, पहले लोन था नहीं, कर्ज नहीं था अपने ऊपर में, अब वो लोन है, मतलब लोन लिया है, लोन लिया तो पैसा आया। तो लोन, मॉर्गेज लोन रेज्ड, कितना? 20,000। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना? 70,000 कैश का फ्लो हुआ है, पॉजिटिव आया है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया। अब क्या करना है? इसे बैलेंस करना है।
वही हमारा जो होगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो भाई 25 25 50 ये नेगेटिव है, 70 पॉजिटिव है ना, प्लस में है 70,000 और 50,000 है माइनस में। तो मिलाकर के 20,000 70 और 50,000 तो 20,000 हमारा प्लस में है ना। ये हुआ नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस कैश का है उसे जोड़ना है और जिससे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का 30,000 एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, तो 30,000 इसे जोड़ा तो हमारा कितना आया 50,000, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस 50,000 इसे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हम लोगों ने 2 सवाल बनाया, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।